इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन शायद पूरी तरह समझी नहीं है। ये कहानी है गांधी और भगत सिंह की। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख है 23 मार्च 1931 और जगह है लाहौर सेंट्रल जेल। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी है। ये एक तूफान से पहले का सन्नाटा है और इसी सन्नाटे के बीच भारत के 3 बेटे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी जिंदगी की आखिरी शाम का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक उसी लम्हे से एक सवाल पूरे हिंदुस्तान के दिलो दिमाग पर छा गया। क्या गांधी जी, क्या महात्मा गांधी चाहते तो इन तीनों को फांसी के फंदे से बचा सकते थे? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इस एक सवाल ने पीढ़ियों को बांटा है। तो आज चलिए इस कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले उस आग के दरिया को समझना होगा जिसमें कूदकर एक नौजवान लड़का भगत सिंह पूरी क्रांति की मशाल बन गया। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि भगत सिंह भी कभी गांधी जी के रास्ते पर थे, असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन 1922 में जब वो आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया तो भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों का दिल टूट गया, उनका भरोसा हिल गया और यहीं से उनका रास्ता बदल गया। 1926 में वो नौजवान भारत सभा से जुड़े और 1928 आते आते वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA की धड़कन बन चुके थे। अब एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। भगत सिंह का जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था ना, वो सिर्फ बम और पिस्तौल चलाने की बात नहीं थी। ये आतंकवाद से बिल्कुल अलग था। उनका मकसद किसी बेगुनाह की जान लेना कभी नहीं था। उनका मकसद था अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाना, ताकि बहरी हो चुकी हुकूमत तक क्रांति का संदेश पहुंचे। और फिर वो दिन आया जिसने सुलगती हुई आग में घी का काम किया। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और पंजाब के शेर लाला लाजपत राय शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इस खबर ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। बस HSRA ने कसम खा ली, लाला जी की शहादत का बदला लिया जाएगा। निशाना था पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन यहीं पर इतिहास की एक बड़ी गलती हो गई। पहचानने में भूल हुई और गोली चल गई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स पर। और ये एक गलती भगत सिंह और उनके साथियों के लिए फांसी का फंदा बन गई। इसके बाद भगत सिंह ने जो किया वो कोई हमला नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया उसका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उनके पर्चों में साफ साफ लिखा था, मकसद है बहरी सरकार को जगाना। वो चाहते थे कि पूरा देश उन कानूनों के बारे में जाने जो मजदूरों के खिलाफ चुपचाप पास किए जा रहे थे। खैर, असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी तो होनी ही थी और वो भागे भी नहीं। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने फौरन इस गिरफ्तारी को सॉन्डर्स हत्याकांड से जोड़ दिया और एक नया केस बना दिया, लाहौर षड्यंत्र केस। फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसने, साफ कहूं तो, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। और यहीं से हमारी कहानी अपने सबसे अहम, सबसे मुश्किल मोड़ पर आती है। फैसला एक था, फांसी। लेकिन इस फैसले को देखने वाले नजरिए 3 थे। एक तरफ भगत सिंह, जो शहादत को क्रांति का हिस्सा मानते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। और तीसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य, जिसे हर हाल में अपनी सत्ता बचानी थी। चलिए सबसे पहले भगत सिंह की सोच को समझते हैं। जब उनके पिता ने उनकी सजा माफ करने के लिए एक अर्जी डाली तो भगत सिंह ने उन्हें एक खत लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है, ये मेरे सिद्धांतों की कीमत पर खरीदने लायक बिल्कुल नहीं है। वो किसी की दया या माफी नहीं चाहते थे। भगत सिंह को पूरा यकीन था कि उनकी जिंदगी से ज्यादा उनकी शहादत देश के काम आएगी। उनकी मौत लाखों नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग जला देगी। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों का न्याय कितना खोखला है। इसीलिए तो उन्होंने अदालत में अपना कोई बचाव ही नहीं किया। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी क्रांति लाना था जहां किसानों और मजदूरों का राज हो। तो ये था भगत सिंह का नजरिया। अब आते हैं महात्मा गांधी पर।
गांधी जी के लिए ये उनके सिद्धांतों की लड़ाई थी। वो अपनी पूरी जिंदगी मौत की सजा के खिलाफ रहे। उनका मानना था कि अगर कोई सरकार हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही है तो वो सरकार भी उतनी ही गलत है। लेकिन गांधी जी उस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ तो उनका अहिंसा का सिद्धांत था, पर दूसरी तरफ वो वाइसरॉय इरविन के साथ 90,000, जी हां 90,000 अहिंसक कैदियों की रिहाई के लिए मोलभाव कर रहे थे। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें ये साफ साफ लिखा था कि हिंसा के आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। गांधी जी ने इरविन से बार बार अपील की, फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए गिड़गिड़ाए भी, लेकिन वो इसे समझौते की शर्त नहीं बना सकते थे। ऐसा करने से वो 90,000 लोग जेल से कभी बाहर नहीं आ पाते। और अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे ताकतवर खिलाड़ी पर, ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका चेहरा थे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। देखिए, उनके लिए ये सब जज्बात का नहीं बल्कि ठंडे क्रूर सियासी गणित का खेल था। इरविन पर पंजाब में बैठे अंग्रेज अफसरों का जबरदस्त दबाव था। उन अफसरों ने धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह को माफ किया गया तो हम सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। उधर लंदन में बैठी सरकार भी किसी भी तरह की नरमी को अपनी कमजोरी की निशानी मानती, तो अपनी सत्ता और अपना इकबाल बनाए रखने के लिए उनके लिए ये फांसी देना जरूरी हो गया था। तो देखा आपने, तीनों नजरिए अपनी अपनी जगह कितने मजबूत, कितने मजबूर थे। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो तेजी से उस आखिरी रात की तरफ बढ़ रहा था जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और फिर इससे पहले कि कांग्रेस का कराची सेशन शुरू हो पाता, सरकार ने 23 मार्च की शाम को ही तय वक्त से 11 घंटे पहले तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप फांसी पर लटका दिया। 24 मार्च की सुबह जब ये खबर बाहर आई तो मानो पूरा देश सदमे में चला गया। हर तरफ बस दुख और गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर बड़ा नेता इस खबर से सन्न और भड़का हुआ था। कराची में तो नौजवानों ने गांधी जी के खिलाफ काले झंडों से प्रदर्शन भी किया। उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल में जो दर्द था उसे शायद जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, भगत सिंह की लाश हमारे और इंग्लैंड के बीच हमेशा एक दीवार बनकर खड़ी रहेगी। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरने वाला नहीं था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या गांधी जी फेल हो गए या भगत सिंह जानबूझकर शहीद होना चाहते थे, या फिर सच ये है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किसी की एक न सुनी। अब जब बरसों बीत चुके हैं, चलिए इतिहास की अदालत में खड़े होकर इस पूरे मामले को एक नए नजरिए से देखते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ भगत सिंह थे जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में क्रांति का रास्ता चुना और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जिन्होंने 78 साल की उम्र तक अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा और आखिरकार अपने ही सिद्धांतों के लिए गोली खाई। रास्ते एकदम अलग थे, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। तो असली बात यह है कि अगर भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए तो गांधी जी भी एक शहीद ही थे। उन्होंने भी अपने उसूलों के लिए अपने ही लोगों के हाथों अपनी जान दी। दोनों ने ही आज़ादी की लड़ाई में वो कीमत चुकाई जो सबसे बड़ी होती है, अपनी जिंदगी। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सही था और कौन गलत। शायद असली सवाल ये है कि आज़ादी की कीमत आखिर होती क्या है। 2 रास्ते थे पर मंजिल एक थी, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए चुकाई गई इस भारी कीमत के बारे में सोचना मुझे लगता है हम सब की जिम्मेदारी है।